अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक से होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कार्डिक मसल से रिलेटेड जो चैप्टर था कल स्टार्ट किया था, उसमें हमने उसकी एनाटमी पढ़ी थी, उसका एक्शन पोटेंशियल और कार्डिक साइकिल पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ईसीजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ईसीजी को कहते क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि ये जो ईसीजी जो एक डिवाइस है जो हमारी क्या करती है कि जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है ना उसको मेजर करती है। ठीक है, ईसीजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। इसके अलावा जो हमारे जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना उसको ये ईसीजी रिकॉर्ड करता है कि वो चेक करता है कि उसकी हार्ट की डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट जो कंडीशंस होते हैं हार्ट को चेक करने के लिए वो जो हमारे जो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ईसीजी है ना वो हमारी जो कार्डिक मतलब कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी ना उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट कैसे करेगा, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करके उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना हार्ट की वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम आज का जो हम टॉपिक है जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, उससे आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेशनशिप ऑफ ईसीजी टू कार्डिक साइकिल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा ईसीजी पे का रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन कार्डिक साइकिल। ठीक है, अब जो हमारा जो ईसीजी होता है इसमें पी क्यू आर और एस और टी वेव्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ये हमारी वेव्स जो है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इसे हम कहते हैं जो कि हार्ट जनरेट करती है। ठीक है, और जिसको रिकॉर्ड कौन करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है। कहाँ से, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम इस वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो हमारी पी वेव है ना वो कैसे कॉज होती है, जब डिप्रेशन होगी, मतलब कि जब स्प्रेड ऑफ डिप्रेशन होगी आर्टिया से, जब डिप्रेशन होगी तो हमारी पी वेव जो होगी वो बनना शुरू होगी। किसको फॉलो करती है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, जब ये पी वेव काज होगी तो फिर हमारा जो आर्टेरियल प्रेशर होगा उसकी कर्व में स्लाइड राइज अप आ जाएगा। मतलब कि जो आर्टेरियल प्रेशर का जो कर्व है ना उसमें मतलब कि वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब इसकी पी वेव काज होगी। ठीक है, ये कैसे काज होगी, डिप्रेशन होती है किसकी, आर्ट्रिया की। ठीक है, और ये हमारी आर्टेरियल जो कंट्रैक्शन है उसको फॉलो करती है। ठीक है, अब कहते हैं कि अबाउट 0.176 सेकंड के बाद, मतलब कि जब पी वेव बनी उसके 0.16 सेकंड के बाद क्यू आर एस जो वेव्स है ना वो अपीयर होती हैं। ठीक है, ये कैसे अपीयर होती हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल डिप्रेशन होती है किसकी, वेंट्रिकल्स की। उधर हमारी डिप्रेशन हो रही थी आर्ट्रिया की जो पी वेव बना रही है। जब वेंट्रिकल्स की डिप्रेशन होगी तो हमारी क्यू आर एस वेव्स बनाएंगी। ठीक है, और ये हमारी क्या करेंगे, ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वेंट्रिकल्स की उसको इनिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना तब ये बिगिन होता है। अब पी वेव हो गई, क्यू आर एस होगी, उसके बाद है हमारी टी वेव। अब जो टी वेव तब बनती है जब हमारी जो वेंट्रिकल्स है ना उसकी रिपोजिशन होगी। जब हमारी वेंट्रिकल की रिपोजिशन होगी तो हमारी टी वेव बनेगी, और इसमें हमारे जो वेंट्रिकुलर जो फाइबर्स होंगे ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो टी वेव है ना वो जब वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन होती है, मतलब कि जो हमारी वेंट्रिकुलर की जो कंट्रैक्शन की जब एंडिंग होती है तब ये टी वेव की अक्कर होती है, मतलब कि तब ये टी वेव बनती है। अब ये कार्डिक साइकिल है, इसमें मतलब कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर का फंक्शन है इसमें मतलब कि कार्डिक साइकिल के जो इवेंट्स हैं उसको इसने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन होती है जिसमें हमारा वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारे हैं ना ये हमारे एवी वॉल्व्स हैं, ये हमारे इधर से ये ओपन होंगे। अब ये जो एवी वॉल्व्स हैं ना यहाँ से ये क्लोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इनका वॉल्यूम बताया हुआ है, ये इसका प्रेशर बताया हुआ है जो कि इतनी लिमिट तक होता है। अब ये सिस्टोल वाला फेज़ है, ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल फेज़ है। अब ये जो इसका लाइन जा रही है फोनोकार्डियोग्राम है। ठीक है, अब ये जो जब हमने अब पढ़ा था ईसीजी वो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ये हमारी पी वेव बन रही है, ये क्यू, फिर ये आर बन के ये एस बना रही है, फिर ये टी वेव बन रही है। ठीक है, अब ये जो कर्व जा रही है ना ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की कर्व है। ठीक है, अब ये जो कर्व जा रहे हैं ना ये किस चीज़ की कर्व है, वेंट्रिकुलर प्रेशर, मतलब कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है उसके लिए है। अब ये जब वेंट्रिकुलर प्रेशर वाली जब ये ऊपर तक जा रही है इसका ऑर्टिक प्रेशर है, ये आर्टिक सिस्टोल इधर होगा। ठीक है, और डायस्टिस होगी यहाँ, इधर हमारे जो एवी वॉल्व होंगे वो क्लोज हो जाते हैं,
और इधर हमारे जो इनफ्लो इसका रिपीट हो जाता है। अब ये जो एक पॉइंट है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है, इसमें हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा जब उसकी रिलैक्सेशन होगी। ये इजेक्शन वाला पीरियड है जो जिसमें हमारे जो क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको मज़ीद हम इसको डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। ये मैंने जस्ट आपको बताया कि इसमें ये जो इवेंट्स हैं ना उसके बारे में बताएगा कि उसकी आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन होती है, उसके बाद हमारा पे इजेक्शन वाला पीरियड होता है, उसके बाद हमारे वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको वो उसके पीरियड्स बताएं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा पढ़ेंगे आर्टरिया का फंक्शन एज प्राइम पंपर फॉर वेंट्रिकल। मतलब कि आर्टरिया का मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये प्राइमरी पंपर है, क्योंकि पहले सबसे पहले जो ब्लड होगा वो इधर से पंप होके फिर वो वेंट्रिकल तक जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली जो देखा जाए जो हमारा जो फ्लो होता है, ठीक है, वो हमारा जो ग्रेट वेन से आर्टरिया में जा रहा है, तो जो हमारा जो 80% जो होता है ना ब्लड, वो हमारा डायरेक्टली कहाँ से जाता है, आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाता है। बिफोर मतलब आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ये ब्लड की ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, जब आर्टरिया की कंट्रैक्शन होगी तो फिर जो एडिशनल जो 20% है वो वेंट्रिकल्स को ब्लड फिल कर देगा। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन ये है कि ये एक प्राइम पंप है जो कि हमारी क्या करता है, वेंट्रिकुलर पंपिंग है उसको इंक्रीज़ करता है कितने तक, 20% तक। ठीक है, और इसके अलावा इसका मतलब कि जो आर्टरिया है ना, इसके पास ये एक कैपेबिलिटी होती है कि 300 से 400% तक ये ज़्यादा ब्लड जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है ना रेस्टिंग बॉडी से, उससे ज़्यादा ये उसको मतलब कि पंप कर सकता है। ठीक है, ये 30% से 300 से 400 तक ये रेस्टिंग बॉडी में जो ब्लड होता है उससे ज़्यादा ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये उसकी पंपिंग कराता है। ठीक है, अब जब भी हमारा कोई आर्टरिया में फेल हो जाएगा फंक्शन में, तो उसका जो ब्लड का जो फंक्शन है उसमें जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट फेलियर भी हो जाएगी। ठीक है, और हमारी जो ब्रेथ में शॉर्टनेस हो जाएगी, तो हमारे सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होगी। ठीक है, जब आर्टरिया का मतलब कि फंक्शन करने से फेल हो जाएगी। अब प्रेशर चेंज इन आर्टरिया, मतलब कि आर्टरिया में प्रेशर कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब इसके लिए ए, सी और वी वेव्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो ए वेव है ना, ये आर्टरियल कंट्रैक्शन की वजह से ये काज होती है। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारा जो राइट आर्टरियल प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ होता है 4 से लेके 6 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज़ हो जाता है जब उसकी आर्टरियल कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, और इसका जो लेफ़्ट आर्टरियल प्रेशर है ना वो 7 से लेके 8 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये बता रहा है कि जब आर्टरियल कंट्रैक्शन हो रही है तो हमारा जो राइट आर्टरियल प्रेशर है वो 4 से 6 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज़ कर रहा है, और लेफ़्ट जो आर्टरियल प्रेशर है वो 7 से लेके 8 तक mm ऑफ Hg तक मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये ए वेव होगी। उसके बाद सी वेव। सी वेव तब होगी जब हमारी वेंट्रिकल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिगिन होगी, मतलब कि कब जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी तो उसकी मतलब कि इनिशियल स्टेज होगा तो हमारी सी वेव बनती है। ठीक है, अब ये जब ये इसलिए होती है ताकि ये हमारा जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उससे बच सके, मतलब कि ये हमारे बैक फ्लो से बचाती है। और इसके अलावा ये हमारी मेनली इसमें बल्जिंग ऑफ एवी वाल्व को बैकवर्ड करती है ताकि वो आर्टरिया की तरफ जाए जब इसका प्रेशर जो होता है ना वेंट्रिकल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब भी हमारा प्रेशर बढ़ जाता है तो एवी वाल्व बैकवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, वो जो क्या करते हैं आर्टरिया की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से बल्जिंग काज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना वेंट्रिकल का। जब एक ही बात है कि अगर कोई भी वाल्व बंद हो रही है, ठीक है, जब एक वाल्व बंद हो रही है तो फिर क्या होगा कि जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि आप वेंट्रिकल ही देख लें। ठीक है, अब वाल्व्स बंद ही रहेंगे तो वेंट्रिकल में ब्लड वो का जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ये वाल्व ओपन होंगी तो फिर ये ब्लड जो होगा वेंट्रिकल से रिलीज होकर जो भी बॉडी का जो पार्ट होगा जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ तक चला जाएगा। लेकिन जब तक वाल्व ओपन नहीं होती तो फिर वेंट्रिकल का जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये सी वेव होता है, मतलब कि जब सी वेव में ये होता है। उसके बाद है वी वेव। अब ये वी वेव तब बनती है जब हमारी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की एंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये जब एंडिंग हो जाती है तो ये क्या करती है कि ये हमारी जो सिलो है ना मतलब कि जो सिलो फ्लो ऑफ ब्लड काज करती है, कहाँ से लेके आर्टरिया से लेके वेन्स तक जाती है जब हमारे एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब उनकी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मतलब ओवर हो जाती है तो हमारे जो एवी वाल्व हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे आर्टरियल ब्लड को फ्लो को अलो करते हैं कि वो उसको रैपिडली वो वेंस में चले जाता है, तो जिसकी वजह से जो वी वेव है ना वो फिर वो उधर से डिसअपियर हो जाती है।
अब जैसे हमने आर्टरी का एज अ प्राइम पंपर फॉर वेंट्रिकल फंक्शन पढ़ा, तो अब हम वेंट्रिकल का एज अ पंपिंग कैसे फॉलो करें। अब सबसे पहले वेंट्रिकल्स फिल दी ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो लार्ज अमाउंट जो होता है ब्लड का वो हमारी राइट और लेफ्ट एट्रिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो एवी वाल्व है ना वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। जब सिस्टोल ओवर हो जाता है तो जो वेंट्रिकल जो प्रेशर है वो फॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है आर्टरिया में, जिसकी वजह से वो फिर क्या करता है कि एवी वाल्व को, जिसकी वजह से एवी वाल्व ओपन हो जाती हैं, फिर वहाँ से जो ब्लड होता है वो रैपिडली वेंट्रिकल में फ्लो हो जाता है। जब ये मतलब कि जब एवी वाल्व ओपन हो गई तो ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल में आ गया, तो इसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो वॉल्यूम का जो कर्व है ना उसमें राइज हो जाता है, मतलब कि वो बढ़ जाता है। और इसको हम इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको हम रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कब कहते हैं, ठीक है। अब अगर हेल्दी हार्ट देखा जाए तो उसमें जो पीरियड होता है वो रैपिड फॉलिंग का वो हमारा अबाउट फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग मिडल थर्ड ऑफ डायस्टोल में हमारा कुछ ही अमाउंट ऑफ जो ब्लड है ना वो फ्लो होता है कहाँ हो जाता है, वेंट्रिकल में, ठीक है। और ब्लड जो होता है वो हमारे कंटिन्यू होता है, जो कि हमारी आर्टरिया को इम्पटी कर देता है वेन से, और वो पास होकर डायरेक्टली जो ब्लड होगा वो आर्टरिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाता है। अब ये जो हमारा फ्लो हो रहा था, जो हमारा ब्लड उधर से जा रहा था, तो जब डायस्टोल का लास्ट थर्ड जो पीरियड होता है उसमें जो हमारी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक एडिशनल थ्रस्ट फोर्स बन जाता है, जो क्या करता है कि ब्लड का इनफ्लो करता है किस में, वेंट्रिकल्स में। अब जब ये मतलब कि ब्लड का इनफ्लो हो जाता है वेंट्रिकल में, ये हमारा क्या करता है 20% जो होता है ना वेंट्रिकल्स को ईच हार्ट साइकिल में उसको फिल कर देता है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स जब स्टिफन हो जाती हैं एजिंग या डिजीज़ की, मतलब कि जब हमारी एक देखा जाए कार्डिक फेब्रोसिस भी देखा जाए जिसमें हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या डायबिटिक मेलेटिस देखा जाए, उसमें हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लेस जो ब्लड होता है ना वो लेस ब्लड जो होता है वो काज करता है, मतलब कि जिसकी वजह से ये काज होगा कि लेस जो ब्लड होगा ना वो वेंट्रिकल को वो फिल कर देगा, क्योंकि उसका पहले ही मतलब कि जो हमारा स्टीफन हुई पड़ी है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रह नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम आउटफ्लो ऑफ ब्लड पढ़ते हैं वेंट्रिकल से, मतलब कि जो वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होता है डायस्टोल फेज में। सबसे पहले आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन, जिसको हम आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगिन हो गई तो हमारा जो वेंट्रिकल जो प्रेशर है ना वो राइज हो जाता है, ठीक है, जो काज करता है जिसकी वजह से हमारे जो एवी वाल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और एडिशनल 0.02 से लेके 0.03 सेकंड रिक्वायर्ड होता है कि वेंट्रिकल के लिए, ताकि वो सफिशेंट प्रेशर को बिल्ड कर सके, ताकि वो सेमुलर जो वाल्व्स हैं ना वो ओपन हो सकें, जो कि अगेंस्ट जो प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है उसके अगेंस्ट वो ओपन हो सकें, ठीक है। अब इस पीरियड में होता यूँ है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में अक्कर होती है, ठीक है, पर कोई भी एम्पेडिंग नहीं होती, और इस पीरियड को हम आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, या आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कार्डियक मसल की टेंशन होती है, पर इसमें कोई भी मसल फाइबर में शॉर्टनिंग नहीं आती। अब दूसरा जो इसका पीरियड है उसको हम पीरियड ऑफ इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज हो जाएगा ना 8 mm ऑफ Hg से, ठीक है, तो हमारा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो हमारे जो सेमुलर जो वाल्व्स हैं उसको पुश करेगा, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और इमीडिएटली जो होता है ना, जो हमारा ब्लड होता है वो इजेक्ट हो जाता है वेंट्रिकल से, वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो उसमें चला जाता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा 60% जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल्स, मतलब कि जब स्टोल की मतलब डायस्टोल की एंडिंग होगी तो 60% जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल से इजेक्ट हो जाता है, और ड्यूरिंग सिस्टोल 70% जो होता है वो फ्लो आउट होता है, ठीक है। ये उसका रेशियो बताया। बाकी जो 30% जो होता है वो रिमेन रहता है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा जो फर्स्ट थर्ड है ना उसको हम पीरियड ऑफ रिपीट इंजेक्शन कहते हैं, और इसके अलावा जो लास्ट और थर्ड जो इसका पीरियड है उसको पीरियड ऑफ स्लो इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वाले में ज़्यादा इंजेक्शन हो रही थी, मतलब कि 60% सबसे ज़्यादा ब्लड उधर मतलब इंजेक्ट हो गया। लास्ट टू थर्ड पार्ट में स्लो इंजेक्शन हो रही है, तो इसीलिए उसे हम पीरियड ऑफ स्लो इंजेक्शन कहते हैं। अब ए पीरियड ऑफ आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जब सिस्टोल की एंडिंग होगी तो हमारा जो वेंट्रिकुलर जो रिलैक्सेशन है ना वो सडनली बिगिन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा इंट्रा वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है जो राइट और लेफ्ट साइड पे वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब ये डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो एलिवेटेड जो प्रेशर होता है हमारे जो आर्टरीज़ में वो
वो फिल हो जाता है ब्लड्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट जब करती हैं तो फिर वो ब्लड को फिलो करती हैं, बैक ब्लड मतलब कि बैक फिलो हो जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब 0.03 से लेकर 0.06 सेकंड तक जो वेंट्रिकुलर मसल है ना वो कंटिन्यू रिलैक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर हमारा जो जिसकी वजह से इस पीरियड में राइज अप आ जाता है जो, और इस पीरियड को हम आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और इस पीरियड में हमारा जो इंट्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब के काम ही नहीं हो रहा। और इसमें हमारे जो एवी वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाती हैं ताकि वो न्यू साइकिल जो है ना वेंट्रिकुलर पंपिंग को उसको बिगिन कर सके। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट। ड्यूरिंग डायस्टोल में हमारा जो नॉर्मली जो वेंट्रिकल की फिलिंग है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है वो अबाउट कितना हो जाता है 110 से लेकर 120 तक जाता है, और इस वॉल्यूम को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स जो एम्प्टी होती हैं ड्यूरिंग सिस्टोल तो वॉल्यूम जो होता है ना वो 70 ml जो होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट कहते हैं। अब जब 120 और 70 तक ये एक 120 तो उसका हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया, 70 स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, बाकी बचा कितना 40 से 50 ml। जो रिमेनिंग जो वॉल्यूम होता है वेंट्रिकल का इसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन होता है जो कि इजेक्ट होता है उसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि हमारा 0.6 होता है या 60% होता है, ठीक है। और हमारा जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम क्लिनिकली कार्डियक सिस्टोलिक कैपेबिलिटी को असेस कर सकें। इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उम्मीद है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।